शातिर दिमाग क्राइम करने के लिए तरह तरह के तरीक़ों का इस्तेमाल करता है और उसको लगता है कि इस तरीके से वो पुलिस की निगाहों से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितने भी तरीके क्यों ना आजमा लिए जाएं, लेकिन पुलिस के पास कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे वो कातिल तक या क्रिमिनल तक पहुंच ही जाती है। कुछ ऐसा ही आयकर विभाग के इंस्पेक्टर लोकेश ने भी सोचा था। उसने भी सोचा था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा और उसने इतने तरीके इस्तेमाल किए अपने बचने के, लेकिन आखिर में वो पुलिस की रडार में आ ही गया। और जब खुलासा हुआ तो एक दर्दनाक कत्ल की कहानी सामने आई। क्या थी ये कहानी, हम जानेंगे आज पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरटी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस चैनल पे और अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है। 12 अप्रैल की बात है। एक अधेड़ आदमी जयपुर के गांधीनगर पुलिस थाने पहुंचा। उसने थाने के गेट पर खड़े संतरी से कहा, भैया मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। संतरी ने अधेड़ को अंदर ड्यूटी ऑफिसर से मिलने को कहा। अंदर एक सब इंस्पेक्टर ड्यूटी अफसर की कुर्सी पर बैठा हुआ था। आसपास पुलिस के 2 जवान बैठे कुछ लिखा पढ़ी कर रहे थे। ड्यूटी ऑफिसर के सामने रखी कुर्सियों पर 2 लोग पहले से ही बैठे हुए थे जिनसे ड्यूटी ऑफिसर बात कर रहा था। ड्यूटी ऑफिसर को बातों में व्यस्त देखकर अधेड़ कुछ देर खड़ा रहा और फिर बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। अधेड़ की बेचैनी देखकर सब इंस्पेक्टर ने पूछा, बताएं साहब क्या बात है। थानेदार साहब, मेरे बेटे की बहू नहीं मिल रही है, आप उसे ढूंढ देंगे तो भला होगा। अधेड़ ने अपने आने का मकसद बता दिया। आपकी बहू कब से गायब है? ड्यूटी ऑफिसर ने पूछा। साहब, वह 1 दिन पहले से गायब है। अधेड़ ने अपने कंधे पर पड़े अंगोछे से माथे पर आया पसीना पोंछते हुए कहा, आपकी बहू आपके बेटे के पास ही रहती होगी, फिर वह गायब कैसे हो गई? ड्यूटी ऑफिसर ने अधेड़ के चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई हो? नहीं थानेदार साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। अधेड़ ने ड्यूटी अफसर को आश्वस्त करते हुए कहा, मेरा बेटा आयकर विभाग में इंस्पेक्टर है और उसकी पोस्टिंग गुजरात के बड़ोदरा में है। मेरी बहू बापू नगर में एक पीजी हॉस्टल में रहकर टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ड्यूटी ऑफिसर ने अधेड़ को एक कागज़ देते हुए कहा, आप अपनी लिखित रिपोर्ट दे दो, हम रिपोर्ट दर्ज करके आपकी बहू की तलाश जरूर करेंगे। अधेड़ ने कागज़ लेकर थाना प्रभारी के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखा। अधेड़ ने वह प्रार्थना पत्र ड्यूटी ऑफिसर को देते हुए कहा, साहब मेरी यह रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। ड्यूटी ऑफिसर ने उस प्रार्थना पत्र पर सरसरी नज़र डाली। प्रार्थना पत्र का लबोलुआब यह था कि रिपोर्ट दर्ज कराने आया वह अधेड़ अलवर जिले के कठुमर का रहने वाला ब्रजेंद्र सिंह था और उसका बेटा लोकेश चौधरी आयकर विभाग में निरीक्षक था। लोकेश चौधरी गुजरात के बड़ोदरा शहर में तैनात होने के कारण वहीं रहता था। लोकेश की शादी कोई 1.25 साल पहले भरतपुर जिले के सिनसिनी गांव में रहने वाले रामकुमार सिनसिनीवार की बेटी मुनेश से हुई थी। मुनेश शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और इसके लिए वह जयपुर के बापू नगर में D126 कृष्णा मार्ग पर स्थित एक पीजी हॉस्टल में रहती थी। मुनेश इसी हॉस्टल से 11 अप्रैल को लापता हो गई थी। गांधीनगर पुलिस थाने में 12 अप्रैल को ब्रजेंद्र सिंह की लिखित रिपोर्ट पर मुनेश की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट में ब्रजेश सिंह ने अपनी पुत्रवधू के गुम होने में किसी पर शक जाहिर नहीं किया था, इसलिए पुलिस ने सामान्य तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसके दूसरे ही दिन लोकेश चौधरी जयपुर आकर पुलिस अफसरों से मिला और अपनी पत्नी की तलाश करने की गुहार लगाई। पुलिस अधिकारियों ने लोकेश की परेशानी समझते हुए उसकी पत्नी की हर संभव तरीके से तलाश करने का आश्वासन दिया। 2 दिन बाद लोकेश जयपुर के कमिश्नर के आला पुलिस अफसरों से मिला और उनसे गांधीनगर थाना पुलिस की शिकायत करते हुए कहा कि पुलिस सही तरीके से उसकी पत्नी की तलाश नहीं कर रही है। लोकेश का कहना था कि मुनेश का अपहरण हुआ है। लोकेश बार बार पुलिस अफसरों से मिलकर
अपनी पत्नी को तलाश करने का दबाव बनाने लगा। इस पर पुलिस उपायुक्त कुंवर राष्ट्रदीप ने मुनीष की तलाश के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हनुमान प्रसाद मीणा और गांधीनगर के सहायक पुलिस आयुक्त राजपाल गोदारा के सुपरविजन में इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार, कांस्टेबल ओम प्रकाश और नरेंद्र कुमार की एक टीम गठित कर दी। इस पुलिस टीम ने जांच के दौरान हॉस्टल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इसके अलावा मुनीष और उसके पति लोकेश चौधरी सहित अन्य संदिग्ध लोगों के मोबाइल नंबर्स की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई। पुलिस ने मुनीष और लोकेश के दोस्तों का भी पता लगाया, साथ ही दोनों की पुरानी हिस्ट्री भी पता कराई। व्यापक जांच पड़ताल में पुलिस अफसरों को मुनीष के गुम होने का मामला संदिग्ध नजर आया। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए जांच पड़ताल में जुटी हुई थी कि इसी बीच 21 अप्रैल को मुनीष के पिता रामकुमार सिंसिनेवार ने गांधीनगर थाने में एक लिखित रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में लिखा था कि मेरी बेटी मुनीष 11 अप्रैल से गायब है और इसके बाद मेरा दामाद लोकेश जयपुर आया तो हमने उसका मोबाइल चेक कराने के लिए कहा था। इस पर लोकेश ने अपना मोबाइल फॉर्मेट कर डेटा डिलीट कर दिया। मुनीष के पिता ने रिपोर्ट में लिखा कि लोकेश और उसके घरवाले मेरी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। उन्होंने इसी साल फरवरी में मुनीष की 10 लाख रुपए की एफडी तुड़वाकर पैसे निकलवा लिए थे। रिपोर्ट में आगे लिखा था कि लोकेश और उसके घरवालों ने मिलकर मेरी बेटी मुनीष का षड्यंत्र पूर्वक अपहरण करके उसकी हत्या कर दी। इस पर गांधीनगर थाने में उसी दिन भादंवी की धारा 364, 498, 302, 304B और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मामले की जांच मालवीय नगर के सहायक पुलिस आयुक्त आईपीएस ऑफिसर कावेंद्र सिंह सागर को सौंपी गई। कावेंद्र सिंह सागर ने रिपोर्ट दर्ज होते ही लोकेश चौधरी की तलाश करवाई। पता चला कि वह जयपुर में ही है और इसके बाद उसी दिन यानी 21 अप्रैल को लोकेश चौधरी को पुलिस ने थाने लाकर पूछताछ की। उसकी पूर्व हिस्ट्री और मोबाइल कॉल विश्लेषण के आधार पर उससे कई सवाल भी किए गए। पुलिस के सवालों के आगे लोकेश ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका, वह टूट चुका था। उसने बताया कि अपने एक साथी के सहयोग से उसने अपनी पत्नी मुनीष को जयपुर से गुजरात के बड़ोदरा बुलाया था और बड़ोदरा में मुनीष की हत्या करके उसकी लाश जमीन में गाड़ दी गई थी। लोकेश ने बताया कि उसने मुनीष की हत्या की साजिश अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए रची थी। पुलिस ने उसी दिन लोकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। लोकेश की स्वीकारोक्ति से पुलिस अधिकारी दंग रह गए। पत्नी के गुम होने का नाटक रचकर जो आयकर निरीक्षक पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप लगा रहा था, उसने 10 दिन पहले ही पत्नी की हत्या कर दी थी। ये खुलासा होने पर उसी दिन जयपुर के प्रशिक्षु आईपीएस ऑफिसर कावेंद्र सिंह सागर के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम आरोपी आयकर निरीक्षक लोकेश चौधरी के साथ लेकर गुजरात के बड़ोदरा शहर के लिए रवाना हो गई। 22 अप्रैल को लोकेश की निशानदेही पर जयपुर पुलिस ने बड़ोदरा में हरनी एयरपोर्ट क्षेत्र स्थित त्रिशा डुप्लेक्स में बगीचे की जमीन खोदकर गाड़ा गया मुनीष का शव बरामद कर लिया। मुनीष का शव बगीचे में एक कोने में करीब 7 फीट गहरे गड्ढे खोदकर दफनाया गया था। मुनीष का शव निकालने के लिए गड्ढा खुदवाना पड़ा और इस काम में पुलिस को मजदूरों के अलावा जेसीबी की मदद भी लेनी पड़ी थी। गड्ढा खोदने में ही 3 घंटे लग चुके थे। मुनीष के शरीर पर बहुत कम कपड़े मिले। लोकेश ने मुनीष का शव जमीन में गाड़कर उस पर करीब 15 किलो नमक भी डाल दिया था ताकि शव जल्दी से गल जाए और बदबू भी ना फैले। बाद में गड्ढे में मिट्टी भर दी गई थी, फिर उसे समतल कर पानी का छिड़काव कर दिया गया था ताकि मिट्टी जम जाए। बड़ोदरा से मुनीष का शव बरामद होकर पुलिस दल उसी रात जयपुर के लिए वापस चल दिया। 23 अप्रैल को जयपुर पहुंचकर पुलिस ने मुनीष के शव का सवाई मासंगी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया और दोपहर बाद मुनीष का शव उसके पिता को सौंप दिया गया। मुनीष के घर वाले उस शव को भरतपुर जिले के अपने पैतृक गांव सिंसिने में ले आए और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने मुनीष की हत्या के मामले में लोकेश चौधरी के दोस्त प्रवीण शर्मा को 23 अप्रैल की रात गिरफ्तार कर लिया गया। लोकेश ने प्रवीण शर्मा को जयपुर भेजकर मुनीष को बड़ोदरा बुलवाया था और उसी की मदद से मुनीष की हत्या करके उसका शव जमीन में गाड़ दिया था। प्रवीण आयकर निरीक्षक लोकेश का दोस्त
और उसी के गांव का रहने वाला था। पुलिस की ओर से लोकेश और प्रवीण से की गई पूछताछ में मुनीष की हत्या की जो कहानी उभर कर सामने आई वो सन 2015 में प्रदर्शित अजय देवगन की फिल्म दृश्यम से मिलती जुलती है। अलवर जिले के कठुमर के रहने वाले लोकेश की शादी 5 फरवरी 2017 को भरतपुर जिले के सिंसिनी गांव के रहने वाले रामकुमार सिंसिनावार की बेटी मुनीष से हुई थी। शादी के बाद मुनीष अपने आयकर निरीक्षक पति लोकेश चौधरी से खूब खुश थी। उसे अपनी किस्मत पर रश्क होता था कि उसे प्यार करने वाला अफसर पति मिला है। शादी के बाद कुछ समय वह पति के साथ बड़ोदरा में रही और फिर ससुराल आ गई। इसी बीच जब भी मौका मिलता लोकेश अपने गांव आ जाता या मुनीष बड़ोदरा चली जाती। इस तरह दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। मुनीष पढ़ी लिखी थी। उसकी इच्छा थी कि वह सरकारी नौकरी करे। वह अध्यापिका बनना चाहती थी। एक दिन उसने पति लोकेश से कहा कि राजस्थान में हजारों शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। वह शिक्षक भर्ती परीक्षा देना चाहती है जिसके लिए उसे जयपुर में रहकर तैयारी करनी पड़ेगी। जयपुर में रहने से उस पर घर के कामकाज का बोझ भी नहीं रहेगा और वह आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी दे सकेगी। मुनीष की इच्छा पर ना तो लोकेश को कोई एतराज हुआ और ना ही उसके घर वालों को। लोकेश ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा कि यह तो अच्छी बात है। आजकल वैसे भी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पति पत्नी दोनों मिलकर कमाएं तभी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजर सकती है। लोकेश ने जयपुर के बापू नगर में D126 कृष्णा मार्ग पर स्थित एक पीजी हॉस्टल में मुनीष के रहने की व्यवस्था कर दी। मुनीष इसी हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। दूसरी ओर लोकेश का पहले से एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि मुनीष में कोई बुराई नहीं थी। लोकेश को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। मुनीष पढ़ी लिखी थी, शक्ल सूरत में खूबसूरत थी, आधुनिक और फैशनेबल भी थी। लेकिन पता नहीं लोकेश को अपनी प्रेमिका में ऐसा क्या नज़र आता था कि वह उसी के ख्यालों में खोया रहता था। लोकेश अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन ना तो कानूनी दृष्टि से यह संभव था और ना ही सामाजिक रूप से। सरकारी नौकरी करते हुए दूसरी शादी करने पर उसकी नौकरी भी जा सकती थी। इसलिए वह मुनीष को ठिकाने लगाने की साजिश रचने लगा और साजिश रचने के साथ वह दृश्यम फिल्म की तरह पुलिस के हर संभावित सवालों के जवाब भी तय करने लगा। लोकेश को पता था कि मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के आधार पर पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, इसलिए उसने हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया। पति पर संदेह का सबसे पहला कारण प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध होते हैं। इसलिए उसने अपनी प्रेम कहानी को छुपाने के लिए अपने मोबाइल से प्रेमिका से बात करनी बंद कर दी। उसने अपने एक साथी कर्मचारी की आईडी हथियाकर उसके नाम से सिम खरीदा और उसके बाद वह अपनी प्रेमिका से उसी नंबर से बात करता था और अन्य किसी से बात करने के लिए वह अपने दूसरे मोबाइल नंबरों का उपयोग करता था। लोकेश ने खुद को संदेह से दूर रखने के लिए मुनीष को 1 महीने पहले ही जयपुर में स्कूटी दिलवाई थी। वह जानबूझकर दिन में कई बार बड़ोदरा से जयपुर में पत्नी मुनीष को फ़ोन करता था ताकि दोनों के बीच अच्छे संबंधों की बात साबित हो सके। साजिश के तहत लोकेश के कहने पर उसके दोस्त प्रवीण शर्मा ने बड़ोदरा में हरणी एयरपोर्ट क्षेत्र स्थित त्रिशा डुप्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर पर किराए का एक मकान लिया। लोकेश और प्रवीण ने 10 अप्रैल को इस मकान के बगीचे के एक कोने में मजदूरों से करीब 7 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया। उन्होंने मजदूरों से कहा कि वह गड्ढा खाद बनाने के लिए खुदवा रहे हैं। बगीचे में गड्ढा खुदाई का काम आस पड़ोस के लोगों को ना दिखाई दे, इसके लिए उन्होंने ग्रीन नेट से बगीचे को कवर करवा दिया था। लोकेश इतना शातिर दिमाग था कि खुद की फ़ोन लोकेशन बड़ोदरा में ही बनाए रखना चाहता था। गड्ढा खुद जाने के बाद उसने अपने दोस्त प्रवीण को उसी रात बड़ोदरा से जयपुर के लिए रवाना कर दिया। लोकेश ने प्रवीण का मोबाइल खुद के पास रख लिया और उसे दूसरा नया मोबाइल देकर जयपुर भेजा। प्रवीण दूसरे दिन यानी 11 अप्रैल को जैसे ही जयपुर पहुंचा, लोकेश ने अपनी पत्नी को फ़ोन करके कहा कि मैं एक केस में फंस गया हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ। मेरा दोस्त जयपुर आया हुआ है, तुम उसके साथ बड़ोदरा आ जाओ और मैं अपने दोस्त से कह देता हूँ कि वह तुम्हें हॉस्टल से ले लेगा। मुनीष कुछ सोचती विचारती इससे पहले ही प्रवीण बापू नगर स्थित पीजी हॉस्टल पहुँच गया। प्रवीण ने मुनीष से कहा, भाभी जी, भैया ने बड़ोदरा बुलाया है और अभी चलना है।
मुनीष को किसी बात का कोई शक सुबह होता ही नहीं, इसलिए वह प्रवीण के साथ चल दी। प्रवीण ने हॉस्टल से रवाना होने के बहाने से मुनीष का मोबाइल ले लिया और उसकी सिम निकाल दी। मुनीष के मोबाइल की सिम निकालने से उसकी आखिरी लोकेशन जयपुर गांधीनगर, बापू नगर व लाल कोठी इलाके में आती रही। इसके पीछे लोकेश की मंशा थी कि पुलिस का संदेह गुजरात और बड़ोदरा तक न पहुंचे। 12 अप्रैल की दोपहर मुनीष और प्रवीण बड़ोदरा पहुंच गए। प्रवीण मुनीष को सीधे अपने किराए के मकान पर ले गया। वहां लोकेश पहले से ही मौजूद था। मुनीष जैसे ही उस मकान में पहुंचकर अपने पति लोकेश से मिलने के लिए आगे बढ़ी तो लोकेश ने उसका गला घोंट दिया। प्रवीण ने उसका मुंह दबा लिया। इससे मुनीष की चीख भी किसी को सुनाई न दे सकी। मुनीष की हत्या के बाद लोकेश और प्रवीण ने मिलकर उसका शव मकान के बगीचे में पहले से खुदवाए गए गड्ढे में डाल दिया और फिर शव पर नमक और मिट्टी डालकर दोनों ने उस गड्ढे को भर दिया। बाद में पानी का छिड़काव भी कर दिया गया। मुनीष की हत्या के बाद लोकेश ने अपने पिता ब्रजेंद्र सिंह को फ़ोन करके कहा कि मुनीष नहीं मिल रही है, पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दो। बेटे के कहने पर ब्रजेंद्र सिंह ने उसी दिन गांधीनगर थाने में मुनीष के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी और इसके अगले दिन लोकेश बड़ोदरा से जयपुर आ गया। उसने पुलिस को मुनीष के अपहरण की आशंका जताई और कहा कि उसकी मुनीष से मोबाइल पर आखिरी बार 11 अप्रैल को बात हुई थी। उस समय उसने कहा था कि वह किसी दोस्त के पास जा रही है और बाद में पुलिस ने जब मुनीष की तलाश में लोकेश और मुनीष के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो लोकेश की बड़ोदरा से जयपुर में मुनीष से 11 अप्रैल को बात होने की तो पुष्टि हुई थी। इसके बाद मुनीष के मोबाइल का टावर लोकेशन जयपुर में गांधीनगर, बापू नगर और लाल कोठी के आसपास ही घूमती रही। इसलिए पुलिस लोकेश पर संदेह नहीं कर पा रही थी और लोकेश इसका फ़ायदा उठाकर पुलिस पर दबाव बना रहा था ताकि पुलिस मुनीष के अपहरण की कहानी में उलझकर रह जाए। प्रवीण शर्मा गुजरात के भावनगर में नौकरी करता था। लोकेश ने उसे आयकर विभाग में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर मुनीष की हत्या की साजिश में शामिल किया था। लोकेश ने पुलिस से बचने के लिए करीब 1 दर्जन प्लान बनाए थे और इसीलिए जयपुर पुलिस शुरू में मुनीष के अपहरण की कहानी में उलझकर रह गई थी। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए लोकेश और मुनीष के मोबाइल फ़ोन्स की साल भर की करीब 15,000 कॉल डिटेल्स की जांच की। लोकेश ने मुनीष की हत्या की साजिश रचने के साथ ही करीब 3 महीने पहले अपनी प्रेमिका से बातचीत के लिए दूसरे नाम से सिम भी ले रखी थी। उसने प्रेमिका को भी सख्त हिदायत दे रखी थी कि वह उसके पुराने नंबरों पर कॉल न करे। इसके पीछे लोकेश का मानना था कि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने की कॉल डिटेल्स देखेगी और इसमें उसकी प्रेमिका का नंबर कहीं भी दिखाई ही नहीं देगा। प्लान के तहत लोकेश ने मुनीष को जयपुर में स्कूटी दिलवाई और शिक्षा भर्ती परीक्षा के लिए उसका पीजी हॉस्टल में एडमिशन कराया ताकि ससुराल वालों की नज़र में वह एक अच्छा दामाद बन सके। इसके अलावा वह रोज़ाना मुनीष को कई बार फ़ोन करता और मैसेज भेजता रहता था कि लोगों को लगे कि दोनों एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं। लोकेश खुद बड़ोदरा में रहा। दोस्त प्रवीण के नाम पर उसने बड़ोदरा में किराए का मकान लिया। फिर प्रवीण को नया मोबाइल देकर जयपुर भेजा। योजनानुसार प्रवीण ने मुनीष के साथ जयपुर से बड़ोदरा के लिए रवाना होते ही उसके मोबाइल की सिम निकाल कर फेंक दी ताकि उसकी लोकेशन जयपुर में रहे। इतना ही नहीं, उसने पिता से पुलिस में बहू के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और फिर दूसरे दिन ही जयपुर आकर लोकेश ने मुनीष के अपहरण की कहानी गढ़कर गांधीनगर थाना पुलिस की शिकायत की ताकि पुलिस अफसर शिकायत और अपहरण की कहानी में उलझे रहे। लोकेश ने अपना मोबाइल हैंग होने का बहाना बनाकर उसे फॉर्मेट करा दिया और इससे इसका संदिग्ध डेटा, मैसेज आदि सब डिलीट हो गए। 11 अप्रैल की रात हॉस्टल में मुनीष की रूममेट आशा ने लोकेश को फ़ोन करके कहा कि मुनीष का टिफ़िन आया हुआ है, लेकिन ना तो मुनीष मिल रही है और ना ही उसका नंबर लग रहा है। इस पर लोकेश ने रूममेट को सख्ती से कहा कि पीजी हॉस्टल संचालक से मुनीष के बारे में पूछो क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी है। मामले का खुलासा होने से पहले तक लोकेश अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर मुनीष की तलाश में जुट रहा था ताकि उस पर किसी को भी कोई संदेह न हो। लोकेश ने भले ही फिल्म दृश्यम से प्रेरित होकर मुनीष की हत्या की साजिश नहीं रची थी, लेकिन उसने 10 दिन तक पुलिस को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
यह विडंबना ही है कि केंद्र सरकार के अधिकारी लोकेश चौधरी ने प्रेमिका से शादी रचाने के लिए अपने हाथ पत्नी के खून से रंग लिए। भोली भाली मुनीश शादी के 1.25 साल बाद भी अपने पति की शातिर चालों को पहचान नहीं सकी। वह पति के विश्वास के भरोसे मारी गई। उसने तो लोकेश के साथ 7 जन्म तक जीने मरने की कस्में खाई थी। लोकेश और उसके दोस्त प्रवीण ने जो कुछ किया उसकी सज़ा उन्हें कानून देगा। सवाल ये भी है कि लोकेश की प्रेमिका क्या कातिल प्रेमी का इंतज़ार करती रहेगी? तो दोस्तों, सवाल कुछ ऐसे हैं जिनका जवाब भी बहुत ही संदिग्ध होता है, लेकिन हकीकत यही है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।